हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और आज हम आपके साथ लेकर आए हैं न्यू वीडियो यूपी टीजीटी कॉमर्स के लिए। ये क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आप भी नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर ही रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली जो है अब इतना टाइम तो नहीं होता लास्ट में कि आप पूरा थ्योरेटिकल पढ़ें, लेकिन आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ही सॉल्व कर रहे होंगे इस टाइम, तो आप ये क्वेश्चंस को ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगे। तो वो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप भी अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी अपना नोट करते जाइएगा आंसर्स, और मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन प्रपाउंडेड बाय। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट हो चुका है और इसका जो राइट आंसर है वो है डगलस मैकग्रेगोर। एक्स और वाई थ्योरी जो है मोटिवेशन की, ये प्रपाउंड की थी मैकग्रेगोर ने, जिनका पूरा नाम है डगलस मैकग्रेगोर। इन्होंने एक्स और वाई थ्योरी दी। एक्स वाली जो थ्योरी है वो नेगेटिव थ्योरी है और वाई वाली जो थ्योरी है वो पॉजिटिव थ्योरी है। तो एक्स जो है वो नेगेटिव थ्योरी है। इसमें ये बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वो रिस्क टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है और काम को क्या करते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। लेकिन जो वाई वाले हैं वो एम्बिशियस हैं, वो अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इंटरनली मोटिवेटेड हैं, और ऐसे लोगों पर आप कम सुपरविज़न से भी काम चल जाएगा। तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा सुपरविज़न की नीड नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शॉर्ट वर्किंग इज़ इक्वल टू, अगर रॉयल्टी का क्वेश्चन आए और ये वाला क्वेश्चन ना आए तो इसका मतलब पेपर अधूरा ही है। शॉर्ट वर्किंग इज़ इक्वल टू, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है और किसके इक्वल होता है। चलिए पहले बात करते हैं रॉयल्टी के बारे में। रॉयल्टी क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी का प्रॉपर्टी, मतलब किसी का एक राइट है जो आपको मिल रहा है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे एक बुक है तो बुक ओनर जो होता है उसको क्या मिलता है, अगर वो अपना पब्लिशिंग का राइट दे देता है कि हाँ पब्लिश कर लीजिए, तो जब वो अपना राइट दे रहा है किसी को तो उसके बदले में जो उसको पीरियोडिकल सम में पेमेंट मिलती है उसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कोई लमसम पेमेंट नहीं है कि एक बार में एक राशि उसे दे दी गई, बल्कि ये टाइम पीरियड में दी जाती है, मतलब पीरियोडिकल है। रॉयल्टी कैसे डिटरमाइन की जाती है, आउटपुट या फिर सेल, मतलब जितना आउटपुट हुआ उसके बेसिस पे रॉयल्टी मिल सकती है, या तो सेल्स के बेसिस पे रॉयल्टी मिल सकती है, कितनी सेल्स हुई है तो इतनी रॉयल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। और रॉयल्टी और रेंट देखा जाए तो दोनों ही कैसी चीज़ें हैं, दोनों ही में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की भी, तो रॉयल्टी जो है उसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसी वो होता है जो पेमेंट करता है रॉयल्टी की, क्योंकि वो किसी और के राइट को यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से जो लेसी होता है वो क्या करता है, वो पेमेंट करता है। और वो किसकी पेमेंट करता है, वो रॉयल्टी की पेमेंट करता है। लेसर कौन होता है, लेसर जो होता है जो रॉयल्टी को रिसीव करता है। क्यों रिसीव कर रहा है, क्योंकि उसने अपना जो राइट है वो किसी और को दिया हुआ है। और रेंट की बात करते हैं तो रेंट में केस में दो पार्टीज़ होती हैं, एक लैंडलॉर्ड होता है और एक टेनेंट होता है। टेनेंट मतलब किराएदार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या डिफरेंस होता है। रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है आउटपुट और सेल में। रॉयल्टी फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन जो रेंट होता है वो कैसे होता है डिसाइड, कि टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता है, रेंट डिसाइड होता है। तो ये जो थे मेन डिफरेंस थे। अब बात करते हैं कि मिनिमम रेंट क्या होता है। मिनिमम रेंट जो होता है वो इसलिए फिक्स्ड किया जाता है ताकि जो अपना राइट दे रहा है उसको थोड़ा सा क्या दे दी जाए, सेफ्टी दे दी जाए। मिनिमम रेंट जो होता है वो हमेशा ही, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक रॉयल्टी लिखी हमने, मिनिमम रेंट फिक्स्ड ही रहता है ऑलमोस्ट केसेस में, कम ज़्यादा कांस्टेंट रेट से बढ़ सकता है लेकिन फिक्स्ड ही माना जाता है। जैसे कि रॉयल्टी है और यहाँ पर एक है शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट का मतलब है कि इतना तो कम से कम उसे मिलना ही मिलना है। ये जो है उसके इंटरेस्ट के लिए है, जिसने अपना राइट क्या किया है, किसी अनदर पर्सन को दिया है। तो ये उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम रेंट का जो है वो मेन प्रोविज़न है। और मिनिमम रेंट इससे भी है कि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है सो दैट कि आप उसे इतनी वैल्यू तो दे ही पाओ।
तो मिनिमम रेंट क्या है कि आपको इतना पेमेंट करना है, ये फिक्स्ड है सम। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी साल रॉयल्टी हुई 20,000 और मिनिमम रेंट फिक्स्ड है मान लीजिए 30,000, ठीक है। रॉयल्टी कितनी हो रही है, 20,000 हो रही है, और मिनिमम रेंट कितना हो रहा है, 30,000 हो रहा है। मिनिमम रेंट फिक्स क्यों किया गया है कि कभी कभी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, उतना आउटपुट नहीं हो रहा है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उतना सेल नहीं हो रहा है, तो जो भी अपना राइट प्रोवाइड कर रहा है लेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम रेंट फिक्स कर दिया जाता है कि किसी ईयर अगर रॉयल्टी कम भी होना तो भी तुम्हें मिनिमम रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मिनिमम रेंट एक वो लिमिट कह सकते हैं जो उतना तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, मान लीजिए अगर मिनिमम रेंट, पहला केस चलिए पहले देखते हैं, ये अलग केस ही समझते हैं, फिर आगे आगे और केसेस को समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बोला कि उसे इतना तो देना ही देना है, तो 30,000 मिनिमम रेंट देना था, लेकिन उस समय कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस रही और रॉयल्टी कितनी बनी, 20,000। तो मिनिमम रेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कितना प्रोवाइड किया जाएगा, 30,000 प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे केस में। तो शॉर्ट वर्किंग क्या आई, शॉर्ट वर्किंग का मतलब है कि कितना मतलब जो मिनिमम रेंट है वो कितना ज़्यादा है रॉयल्टी से। तो मिनिमम रेंट कितना ज़्यादा है रॉयल्टी से, 10,000। तो शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। शॉर्ट वर्किंग का मतलब एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कितना ज़्यादा है, ये क्या है, शॉर्ट वर्किंग है। फिर देख लीजिए, मान लीजिए सेकंड केस को अगर हम लें, 40,000 रॉयल्टी हुई, मिनिमम रेंट कितना है, 30,000। तो ऐसे केस में मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी दी हो गई है, तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड को, जो लेसर है सॉरी, उसे जो पेमेंट करी जाएगी वो कितनी करी जाएगी, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज़ हायर। तो दोनों में सबसे हायर कौन सा है, 40,000 है। तो ऐसे केस में रॉयल्टी क्या दे दी जाएगी, 40,000 दे दी जाएगी। अगर रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से तो मिनिमम रेंट दे दिया जाएगा। अगर रॉयल्टी ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से तो रॉयल्टी दे दी जाएगी। तो ऐसे में क्या शॉर्ट वर्किंग आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि रॉयल्टी क्या है, ज़्यादा है, और शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कितना ज़्यादा है रॉयल्टी से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। चलिए, अगर यहाँ पर लिखा जाएगा रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट तो इसे बोलते हैं सरप्लस। ये भी ध्यान रखिएगा कि रॉयल्टी अगर ज़्यादा हो जाएगी मिनिमम रेंट से तो वो केस क्या होता है, सरप्लस का केस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैनेजरियल कंट्रोल किया जाता है, तो मैनेजरियल कंट्रोल जो होता है वो चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर लेवल पे मैनेजरियल कंट्रोल जो है वो होता ही होता है, क्योंकि कंट्रोल क्या है, परवेसिव है, यूनिवर्सल फंक्शन है, हर जगह इसकी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो टॉप है, चाहे वो लोअर है, चाहे वो मिडिल है। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल का जो बेस होता है वो प्लानिंग ही होता है। कंट्रोल में ये चीज़ चेक करी जाती है कि क्या सब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंगली चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो ये चेक करो कि डेविएशन कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ चीज़ें जो हैं वो प्लान से हट रही हैं। उस चीज़ को ऑब्जर्व भी कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है। साथ साथ चेक तो करेगा कि हाँ कहाँ कहाँ डेविएशंस आए हैं, उस डेविएशन को ठीक करने का भी काम किसका होता है, कंट्रोलिंग का ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के किस मेथड में एसेट की अमाउंट जो है वो कभी भी ज़ीरो, नेवर रिड्यूस टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तक तो कभी भी नहीं पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब, मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ की आपने एसेट परचेज़ की और इस पर 5% डेप लग रहा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। पहले साल आपका डेप कितना आ जाएगा, पहले साल आपका डेप आ जाएगा 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 500, राइट। फिर सेकेंड ईयर जो आप डेप निकालोगे वो आप किस पे निकालोगे, वो 10,000 में से 500 माइनस करोगे, तब आपका कितना आ जाएगा, 9,500।
क्यों? क्योंकि ये कैसा मेथड चल रहा है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड चल रहा है, फिक्स्ड वाला मेथड नहीं है कि एक ही डेप्रिसिएशन चलेगा। अब आप क्या करोगे, 9500 का 5% निकालोगे, फिर जो आएगा क्या आएगा, 505। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे जगह स्पेस थोड़ी सी कम हो गई। देखिए, सबसे पहले एसेट की कॉस्ट कितनी दी थी, 10,000 दी थी। 10,000 का 5% निकालेंगे, 10,000 का 5% आ जाएगा 500। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, 500 होगा। फिर आप 10,000 में से 500 लेस करोगे, कितना बचेगा, 9500। 9500 का आप क्या निकालोगे, 5% निकालोगे, तो 5% कितना आ जाएगा, 475। ठीक है। फिर इसके बाद अब आप क्या करोगे, 90 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका, 475 हो गया। तो आपने देखा जो डेप्रिसिएशन निकल रहा है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे निकल रहा है, मतलब जो वैल्यू बच रही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो इस मेथड को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक और मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जो होता है वो डेप हमेशा क्या चलता रहता है, सेम चलता रहता है। और डिमिनिशिंग में कभी भी आपकी जो डेप्रिसिएशन है, एसेट की जो अमाउंट है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल इक्वल अमाउंट पे चलता है। इन केस ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स फॉरफीट होते हैं तो जो कैपिटल अकाउंट है उसे किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है, कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं। और शेयर फॉरफीचर की एंट्री जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो रिसीव्ड हो चुकी है, और टू शेयर जो भी है, चाहे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, अगर कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़। इनमें से कौन सी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ नहीं है, इंडिविजुअल भी है, क्लासिफाइड, साइंड सीरीज़ तो कोई भी नहीं होती है, क्लासिफाइड भी मान सकते हैं कि चलो क्लासिफाइड उन्होंने दिया, लेकिन साइंड तो बिल्कुल ही ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। और डिस्क्रीट भी होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, ये 3 टाइप की सीरीज़ होती हैं स्टैटिस्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, डोमेस्टिक यूज़। अगर आप ऑफिशियल टेलीफोन का यूज़ कर रहे हो, ये बेसिकली ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। अगर आप ऑफिस की टेलीफोन को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो ये क्या होता है, ये एम्बेजलमेंट है फैसिलिटी का। मतलब जो एम्बेजलमेंट कर रहे हो आप, वो कैसे, किस चीज़ की कर रहे हो, फैसिलिटी की कर रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना वॉलेंट्री होता है। दोनों चीज़ें दिमाग में रखिएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर हम बात करते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। और प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 200 मेंबर्स मैक्सिमम लिमिट है प्राइवेट कंपनी के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है मैनेजमेंट, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप क्या लगाएंगे ऑप्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरनल ऑडिट किस लिए होता है, इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो एक स्टाफ की तरह ही वर्क करता है। मतलब जब आप एक स्टाफ जो है वो अपॉइंट कर रहे हो तो वो एक ऑडिटर को ही अपॉइंट कर देते हो, मतलब एक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वही ऑडिटिंग का वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे बोला जाता है, आरबीआई को बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का। आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 को। और इसके बारे में जो आपको ध्यान रखना है कि इसके मेन फंक्शन क्या है, नोट इशू, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, ये सब इसके क्या हैं, फंक्शंस हैं।
बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके फंक्शंस में आते हैं। और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये भी क्या है, आरबीआई का एक फंक्शन है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक एक ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मतलब उनके पास कैश रिडक्शन हो जाता है, जब उन्हें कैश की कमी आ जाती है या फंड्स की कमी आ जाती है, तो उन्हें अगर पैसा चाहिए है तो आरबीआई जो होगा वो उनके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब एक कह सकते हैं कि एक आखिरी जो बचा है लेंडर का ऑप्शन, वो क्या आएगा उनके लिए काम, आरबीआई ही आएगा। तो आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, इसके लिए मैंने ऑप्शन नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर आप स्पेशली ध्यान रखिएगा गिफ्ट इन गुड्स। वैसे तो बहुत ही एक्सेप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गिफ्ट इन गुड्स को स्पेशली ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शन है वो है गिफ्ट इन गुड्स। गिफ्ट इन गुड्स बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। गिफ्ट इन गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, जो लो क्वालिटी के होते हैं या इन्फीरियर बोल लीजिए, या इनकी वैल्यू भी बहुत कम होती है, इन्फीरियर टाइप के गुड्स होते हैं गिफ्ट इन गुड्स। अगर बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि अगर प्राइस में फॉल आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स का मतलब होता है कि अपोजिट रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांड राइज हो जाएगी। और लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और जो कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड में ये बोलता है कि बाकी सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब और किसी भी चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि इनकम है, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, इन सबको क्या कर दिया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इफ़ेक्ट को देखा जाता है। ये एक क्वांटिटेटिव नहीं है, एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है। और क्वांटिटेटिव के लिए क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये कैसा है लॉ ऑफ डिमांड, मतलब ये इन्वर्सली रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, किसने प्रोपाउंड किया, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में क्या किया था, अपने इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब परचेज़र अपनी ओनरशिप मिल जाती है उसे हायर परचेज़ में, तो परचेज़र को हायर परचेज सिस्टम में अपनी ओनरशिप कब मिलती है। हायर परचेज सिस्टम क्या है, एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट और हायर परचेज दोनों में डिफरेंस है। हायर परचेज में क्या होता है कि ओनरशिप अभी नहीं मिलती है, पोजेशन ही गुड्स का मिलता है। और वो क्या करता है, वो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करता है। इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं उसमें इंटरेस्ट लगा होता है, और जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है या जब वो सारी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट कर देता है तब उसे क्या मिल जाती है, गुड्स की ओनरशिप भी मिल जाती है। उसके पास ये भी राइट होता है कि वो गुड्स को रिटर्न भी कर सकता है सेलर को, और जो सेलर होता है वो क्या कर सकता है, वो गुड्स को दोबारा से वापस भी ले सकता है हायर परचेज सिस्टम में। ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पर जब हायर परचेज में हायर परचेज़र जो होता है वो क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है उस चीज़ का। बैंक रेट इज़ ऑन विच, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट डिटरमाइन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और बैंक रेट क्या है, आरबीआई प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को लोन जिस रेट में, उसे बोला जाता है बैंक रेट। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सबसे सिंपलेस्ट है, इसे स्केलर चेन भी बोला जाता है। लेकिन जब लाइन और स्टाफ दोनों की बात करी जाएगी तो लाइन और स्टाफ में क्या होता है कि कुछ स्टाफ एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। ये सबसे सुटेबल होता है लार्ज स्केल एंटरप्राइज के लिए, और लाइन वाला किसके लिए सुटेबल होता है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।